हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत की एक महान विभूति महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे। चूँकि आज महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती है, तो स्वाभाविक है कि उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए उनके बारे में जानना, उनके कृत्यों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके वीरतापूर्ण कृत्यों के बारे में, उनके त्याग और साहस पराक्रम के बारे में जानना अति आवश्यक है। भारत में ऐसे महान सपूत महाराणा प्रताप जैसे जो जन्म लिए हैं, उनके कारण ही आज भारत का अस्तित्व विद्यमान है। वरना अगर राणा प्रताप जैसे राजपूत वीर शासक भारत में न हुए होते तो शायद एक भारत का इतिहास कुछ और होता। और महाराणा प्रताप का साथ देने वाले भी अगर महाराणा प्रताप जैसे ही कुछ और हुए होते तब भी शायद महाराणा प्रताप के और साथी अगर महाराणा प्रताप का साथ देते, समकक्ष शासक राजपूताने के, तो शायद है कि भारत का इतिहास आज कुछ और गौरवपूर्ण होता। तो आज हम महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती है। 481वीं जयंती है, इसका मतलब है कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। देखिए, मेवाड़ क्षेत्र की जो पोजीशन बनती है वो ये है, दिल्ली और आगरा का राज्य जो मुगलों का था और इधर गुजरात था। गुजरात से भारत का वैदेशिक व्यापार भी होता था और देसी व्यापार भी होता था। ऐसी स्थिति में जो राजपूताने में मेवाड़ क्षेत्र की जो स्थिति बनती थी वो ये बनती थी कि आगरा और दिल्ली के बीच में, गुजरात के बीच में ये राजपूताना आता था। राजपूताना में भी मेवाड़ आता था। तो हम देखते हैं कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। सिसोदिया राजवंश में इनका जन्म हुआ है और इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। इनकी माता का नाम जयवंता कंवर था। हम देखते हैं कि बचपन का इनका जो नाम था वो कीका था। बचपन में इन्हें कीका कहकर पुकारा जाता था। इनके अन्य भाई भी थे जिनका नाम जगमाल, शक्ति सिंह और सागर सिंह था। ये जो इनके भाई थे वो सारे के सारे इनके उत्तराधिकार में एक तरीके से प्रतिद्वंदी थे, लेकिन जो सामंत थे राजपूताने के, मेवाड़ के, और वहाँ की जो जनता थी वो सारी प्रताप के पक्ष में थी। अंततः इस प्रकार से हम देखते हैं 1567 में महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है और 1572 में इनका राज्याभिषेक होता है। जब इनका राज्याभिषेक होता है तो ये मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाले 54वें शासक थे जो गद्दी पर बैठते हैं और इन्हें महाराणा कहकर विभूषित किया गया है। ये बचपन से ही ढाल, तलवार, घुड़सवारी, इन सारी चीज़ों में अत्यधिक पारंगत हो चुके थे। जब ये गद्दी पर बैठते हैं, इनका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली था आप समझ सकते हैं कि इनकी जो हाइट थी वो 7.5 फीट और इनका वेट था 110 किलो। और जब ये लड़ाई में जाते थे तो इनका उस समय कवच का जो वजन था वो 72 किलो होता था। इनका भाला जो प्रिय अस्त्र था उसका वजन 80 किलो था। कुल मिला के ढाल, तलवार, कवच ये सारे मिलाकर उनका वजन 200 किलो होता था। महाराणा प्रताप जब लड़ाई में जाते थे तो उनके आगे आप समझ सकते हैं कि शत्रु कितना पस्त होता था। इसके उदाहरण हल्दी घाटी की लड़ाई में भी दृष्टिगत होते हैं, इसके अलावा अन्य लड़ाइयों में भी दृष्टिगत होते हैं। हम देखते हैं जब महाराणा को गद्दी मिली है मेवाड़ की तो वो कोई फूलों का ताज नहीं था, सही माने में कांटों का ताज था। मेवाड़ में पहले ही चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी बनने से पहले ही अकबर के द्वारा जीता जा चुका था और राणा जो इनके पिता थे राणा उदय सिंह, उनके द्वारा राजधानी को उदयपुर में बसाया गया है। और चित्तौड़गढ़ जब ये महाराणा शासक बनते हैं तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ को लेने की प्रतिज्ञा की है। इन्होंने कहा है कि मुगलों से वो चित्तौड़गढ़ को वापस लेंगे और जब तक वापस नहीं प्राप्त करेंगे तब तक भूमि पर शयन करेंगे, अच्छे बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे और शिविर में ही अपना निवास करेंगे। राजमहलों का सारा सुख ऐश्वर्य इन्होंने त्याग दिया और सैनिक शिविर में एक साधारण सैनिक का जीवन इन्होंने जिया है। हम देखते हैं ऐसी स्थिति में अकबर जब पूरे भारत को साम्राज्यवाद में के शिकंजे में कसने में लगा हुआ था, बड़े बड़े राजपूत राजा अकबर के आगे नतमस्तक होते चले जा रहे थे।
महाराणा प्रताप ही देश में एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने मस्तक को कभी झुकने नहीं दिया, मस्तक को कभी अकबर के आगे झुकने नहीं दिया, अपने को कभी दुर्बल नहीं होने दिया। हम देखते हैं कि अकबर की अंतिम समय तक ये इच्छा थी कि मेवाड़ का राज्य उसके अधीन हो जाए, महाराणा उसके अधीन हो जाएं। बेशक वो अपना राज्य, अपना पूरा राज्य उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार था अकबर, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने मुगलों की परस्ती, सरपरस्ती में रहना स्वीकार नहीं किया। और सही मायने में देखा जाए तो यही एक राजपूत शासक ऐसा था उस समय जिसने अकबर की इतने बड़ी आंधी के सामने मस्तक ऊंचा करके न केवल एक राजपूत शासक के रूप में बल्कि भारत के सारे राजपूतों का प्रतिनिधित्व और हम कहेंगे भारतीय शक्ति का, भारतीय जीवट का एक जीता जागता ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो भारत में मिलना दुर्लभ होता है। आज भी भारत में राणा प्रताप की जब चर्चा होती है तो मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है कि महाराणा प्रताप जैसे, मेवाड़ एक मुगलों के राज्य के आगे, साम्राज्य के आगे एक छोटा सा राज्य था और सीमित संसाधन थे। उन संसाधनों के बाद भी उन्होंने अकबर के समक्ष अपने को दुर्बल नहीं होने दिया, अकबर के समक्ष उन्होंने झुकने नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। उससे पहले क्या होता है, आमेर क्षेत्र जो राजस्थान का जयपुर क्षेत्र है, यहाँ के कछवा शासक मान सिंह को अकबर ने महाराणा प्रताप के पास इसलिए भेजा कि महाराणा प्रताप संधि के लिए तैयार हो जाएं, अधीनता के लिए स्वीकार हो जाएं। इस बात से महाराणा प्रताप अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं, रुष्ट होते हैं, यहाँ तक कि मान सिंह के साथ भोजन करने से भी इनकार कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं कि मुगलों की अधीनता आखिर आमेर राज्य ने क्यों स्वीकार की। इस बात से राजा मान सिंह कछवा अपने को अत्यधिक अपमानित महसूस करते हैं और हल्दी घाटी युद्ध की इस प्रकार से एक पृष्ठभूमि तैयार होती है। हल्दी घाटी युद्ध की जब पृष्ठभूमि तैयार होती है तो हम देखते हैं उसी क्षेत्र में राणा पूंजा जो भीलों का सरदार था, तो राणा पूंजा को अपने पक्ष में करने के लिए अकबर की ओर से भी पहल की जाती है और अकबर उसे काफ़ी धन का लालच देता है। बैरम खां को उसके पास अकबर धन का लालच देता है और राणा पूंजा को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करता है। लेकिन हम देखते हैं कि राणा प्रताप के द्वारा बप्पा रावल की तलवार राणा पूंजा के समक्ष रखी जाती है और देश धर्म की निष्ठा की याद दिलाई जाती है। अंततः राणा पूंजा जो होता है भीलों का सरदार, वो किसी भी लोभ लालच को त्याग कर यहाँ पर एक राष्ट्रवाद का, एक स्वामी भक्ति का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है और राणा पूंजा अंततः हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में खड़ा होता है। उसके जो भील तीरंदाज होते हैं महाराणा के साथ में खड़े होकर हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने एक निर्णायक सफलता महाराणा प्रताप को दिलवाई है और भीलों ने एक ऐसा इतिहास रचा है कि बाद में हम देखते हैं कि मेवाड़ के राज चिन्ह में राणा पूंजा की वीरता के कारण, राणा पूंजा की निष्ठा के कारण भीलों को मेवाड़ के राज चिन्ह में भीलों को स्थान दिया गया है। और हम देखते हैं हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो 18 जून 1576 को लड़ा गया। इसमें 20,000 राजपूत महाराणा प्रताप के साथ में होते हैं और हकीम खां सूर महाराणा प्रताप के साथ होता है और मुगल आर्मी का नेतृत्व राजा मान सिंह कछवा के द्वारा किया जाता है और मान सिंह कछवा के द्वारा जो नेतृत्व किया जाता है उस फौज की संख्या 80,000 होती है। लेकिन लड़ाई इतनी संघर्षपूर्ण होती है कि अंततः हम देखते हैं कि लड़ाई अनिर्णायक रहती है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। इस युद्ध में हमें महाराणा प्रताप के साथ साथ महाराणा प्रताप के निष्ठावान वीर घोड़ा जिसका नाम आपको मालूम होगा चेतक की वीरता के भी किस्से सुनने को मिलते हैं। चेतक ने इस लड़ाई में अत्यधिक जौहर का परिचय दिया है, अत्यधिक वीरता का परिचय दिया है। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप की जान को संकट में देखकर, प्राणों को संकट में देखकर चेतक ने 26 फीट गहरे एक नाले को पार कर गया है और महाराणा प्रताप को बचा लिया है। स्वयं घायल होके उसमें चेतक घायल हो जाता है, अंततः चेतक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर झाला मान सिंह अपने प्राणों को त्याग कर, अपने प्राणों की
आहुति देकर महाराणा प्रताप की रक्षा करता है और शक्ति सिंह अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को प्रदान करता है, जिस घोड़े पर बैठकर महाराणा प्रताप यहाँ से निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में किंवदंती प्रचलित है कि हल्दी घाटी की मिट्टी आज तक इसीलिए लाल है कि वहाँ पर 17,000 वीर राजपूतों ने अपने खून को बहाया है, 17,000 राजपूतों ने अपनी शहादत प्रदान की है। हम देखते हैं कि इस लड़ाई के बाद मेवाड़ में राणा प्रताप ने अपने संघर्ष को अनवरत जारी रखने का संकल्प लिया है और इस संघर्ष को लगातार जारी रखा है, अपने को मुगलों के समक्ष झुकने नहीं दिया है। हम देखते हैं कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में के बाद भामा शाह नामक जो व्यापारी था, उसने अपने खजाने का मुंह महाराणा प्रताप के लिए खोल दिया। उसने कहा कि सारा खजाना अपना महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए, महाराणा प्रताप के राज्य की रक्षा के लिए, उनकी नई सेना के संगठन के लिए वो देने समर्पित कर दिया। लेकिन राणा प्रताप ने यह कहा कि सैन्य संसाधनों के अलावा वो उसके खजाने का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप की 25,000 राजपूतों की सेना को लगातार 12 वर्ष तक भामा शाह के खजाने के द्वारा संचालित किया गया। ये अपने में एक उदाहरण है। आज भी हम देखते हैं भामा शाह के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है और भारतीय व्यापारियों की राष्ट्रवादिता को सिद्ध करता है कि जब राष्ट्र के समक्ष कोई संकट आता है तो भारत के व्यापारी किस प्रकार से खड़े होते हैं, किस प्रकार से अपनी राष्ट्रभक्ति को प्रकट करते हैं। और हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप जब चेतक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद महाराणा प्रताप दूसरे घोड़े को अपनाते हैं। यह संघर्ष लगातार जारी रहता है और अकबर के मन में ये कसक हमेशा रहती है कि महाराणा प्रताप को वो अपने समक्ष झुका नहीं पाया। और अंततः हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले अधिकांश मेवाड़ राज्य को जीत कर फिर से प्राप्त कर लिया था, मेवाड़ के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया था। हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने जो संकल्प लिया था वह संकल्प उनके अनुयायियों ने, उनके सैनिकों ने भी उसका अनुपालन किया। आज भी भारत में एक लोहपीटा समाज दृष्टिगत होता है। वो वही सैनिक हैं जो महाराणा प्रताप के साथ संकल्प लेकर उतरे थे और आज तक उन्होंने अपने घरों को नहीं बसाया, अपने घर नहीं बनाए और ये महाराणा प्रताप की सेना के लिए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते थे। और ये जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि महाराणा प्रताप के साथ किस तरह से लोग निष्ठा से जुड़े हुए थे। अंततः हम देखते हैं कि अत्यधिक संघर्ष के कारण, अत्यधिक संघर्षपूर्ण जीवन के कारण महाराणा प्रताप जब अपने धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ा रहे थे तो ये माना जाता है उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते समय ही धनुष महाराणा प्रताप को लग जाता है और उससे वो घायल हो जाते हैं। अंततः 19 जनवरी 1597 को इस भारत के वीर सपूत की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के साथ ही ये इतिहास में सदा सदा के लिए महाराणा प्रताप वीर अमर शहीद हो जाते हैं, जिन्हें ये भारत जब तक रहेगा इन महाराणा प्रताप को भूल नहीं सकता। और चेतक के बारे में हम आपको बताएं, चेतक का वंशज राज रतन नाम का घोड़ा है जो आज भी महाराणा प्रताप के वंशजों के पास, या कह सकते हैं मेवाड़ की रॉयल फैमिली के पास, राज परिवार के पास आज भी सुरक्षित है, आज भी संरक्षित है। आज भी वो न केवल राजस्थान का बल्कि संपूर्ण भारत का सबसे अच्छा घोड़ा माना जाता है, जिसका नाम राज रतन है। जो जिस तरह से राज परिवार महाराणा प्रताप का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसी तरह से चेतक का वंशज राज रतन भी चेतक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में जो मैंने उनका भाला, कवच और तलवार के बारे में बताया, ये सारे के सारे उदयपुर म्यूजियम में आज भी सुरक्षित और संरक्षित हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है। तो महाराणा प्रताप के बारे में जब बताया जाता है या पढ़ा जाता है तो हम देखते हैं कि कोई भी राष्ट्रभक्त रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि महाराणा प्रताप के बारे में आने वाली अपनी पीढ़ियों को बताया जाए कि महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूत इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर हुए हैं, भारतवर्ष की मिट्टी में हुए हैं, जिनके कारण ही भारत आज अक्षुण्ण है। हम इस श्रृंखला में आगे भी भारत के वीर सपूतों के बारे में आप लोगों को निरंतर समय समय पर बताते रहेंगे। आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें,
जिससे आपके मित्रों को भी अधिकाधिक जानकारी इस संबंध में प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।